Welcome friends, Savin this side. Okay, let us start the topic. Today we have to discuss about the organelles of cell. The components of cell are called the organelles of cell, which are present inside a cell. First of all, we'll discuss about the cell membrane, which is also called as a plasma membrane in plant cells. Now each cell has a limiting boundary. हर एक सेल में एक क्या होता है, सीमा रेखा होता है जिसके बाहर वो फैला नहीं होता है. That boundary, the cell membrane, that is called the cell membrane, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन और प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये एक लिविंग मेम्ब्रेन होता है. मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली होता है, which is outermost in animal cells but internal to cell wall in plant cell. ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है, एनिमल के सेल में भी और प्लांट के भी सेल में, ठीक है. बट इन प्लांट सेल इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन जो होता है, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में कहते हैं, उसके ऊपर भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, जो केवल प्लांट सेल में ही मौजूद होता है. लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, यही आउटर लेयर हो जाता है, आउटर मोस्ट हो जाता है एनिमल सेल में क्या, सेल मेम्ब्रेन. इसके ऊपर सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है, केवल प्लांट सेल में होता है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है, किस चीज से हुआ होता है, प्रोटीन्स और लिपिड्स के सहायता से, ठीक है. लिपिड्स के बारे में आपको बताए हुए थे जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक. नाउ ये फ्लेक्सिबल होता है, आसानी से इसको मोड़ा जा सकता है, एंड फोल्ड इन एंड कैन फोल्ड इन और फोल्ड आउट. ये आसानी से अंदर की ओर या बाहर की ओर मोड़ा इसको जा सकता है. फूड वैक्यूल्स होते हैं अमीबा में, उसमें इसके एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे कि अंदर की तरफ इसको मोड़ा जा सकता है. और फिर स्यूडोपोडिया जो में भी अमीबा में बनता है, झूठा भोजन रखने का, स्टोरेज का जगह जो बनता है स्यूडोपोडिया भोजन में, फॉल्स माउथ, उसको हम लोग बोलते हैं. वो एग्जांपल हो जाएगा फोल्ड आउट करने का, बाहर की ओर मुड़ने का. किस चीज का, सेल मेम्ब्रेन का. बहुत ही आसानी से सेल मेम्ब्रेन जो होता है, लाइक यू सी दिस इज द एनिमल सेल में आउटर मेम्ब्रेन. ये एक सेल है, ये जो इसका बाहरी कवच है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन. ये जो है अंदर की ओर फोल्ड आउट हो सकता है, फोल्ड इन हो सकता है, और बाहर की ओर भी फोल्ड आउट हो सकता है, मतलब बाहर की ओर भी क्या हो सकता है, निकल सकता है, और अंदर की ओर भी जा सकता है. सो ये प्रॉपर्टी होता है क्योंकि सेल वॉल जो होता है, सेल मेम्ब्रेन सॉरी, वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है बहुत ही ज़्यादा. द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन का एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल था जो कि सिंगर और निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने, बायोलॉजिस्ट ने पेश किया 1972 ईस्वी में. ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल ही सेल मेम्ब्रेन का बताता है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, आसानी से मोड़ा जा सकता है इसको. एज यू कैन सी इट हियर, सिंपल एनिमल सेल और सिंपल प्लांट सेल के बीच का डिफरेंस. दिस इज द एनिमल सेल. एनिमल सेल में आपको दिखेगा कि बाहर केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन. लेकिन प्लांट सेल में आप देखोगे सेल मेम्ब्रेन तो है ही, अंदर वाला ये जो है के ऊपर से एक और लेयर है, ये बाहर वाला जो लेयर है, दिस वन, ये बाहर वाला लेयर, इसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, जो कि केवल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है. उसके बाद साथ ही साथ एज यू कैन सी माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट हैं, और उसके बाद न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है. साइटोप्लाज्म जो लिक्विड होता है दोनों में प्रेजेंट है. वैक्यूल, खाली स्थान जो होता है, प्लांट सेल में ज़्यादा बड़ा में वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में छोटा वैक्यूल होता है, ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है सेल मेम्ब्रेन का. ये कुछ इस तरह से कार्बोहाइड्रेट, अल्फा हेलिक्स और साथ ही साथ प्रोटीन्स और लिपिड से मिलकर के बना हुआ होता है. सेल मेम्ब्रेन का काम दोस्तों ये होता है, इट्स वर्क इज टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एक्सटर्नल इंजरी. बाहर से कोई हमला हो जाए तो उससे बचाता है सेल को टूटने से, ठीक है, बचाने का काम होता है सेल मेम्ब्रेन का. नाम अब इसके बाद सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्लांट सेल में क्या होता है, कवरिंग होता है. ये रहा आपका सेल मेम्ब्रेन, दिस वन इज योर सेल मेम्ब्रेन. और प्लांट सेल में इसके ऊपर भी एक लेयर होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल, जो केवल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं. उसके बारे में जानें. इन बैक्टीरिया एंड प्लांट सेल, बैक्टीरिया में और प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट सेल का कवर होता है, जो कि आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होता है आपको बताया, उसी को प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. उसी के ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में और कुछ बैक्टीरियाज में, इसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, ठीक है, दीवार कहते हैं सेल का. ये आउटर मोस्ट नॉन लिविंग लेयर है जो कि प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर. द सेल वॉल का काम होता है प्रोटेक्ट करने का, किस चीज़ का, जो इनर पार्ट है सेल का, उसको रक्षा प्रदान करने का. ये रिजिड होता है, ये सेल को एक शेप दे देता है, एक फिक्स्ड शेप दे देता है, बहुत ही रिजिड होता है, हार्ड होता है, टफ होता है, ठीक है. ये फ्रीली अलाउ करता है पासेज ऑफ वाटर, इससे वाटर जो है और केमिकल्स बाहर और अंदर दोनों ही तरफ आ जा सकते हैं, किसके कारण, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के कारण, जिसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है. नाउ दिस द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल, यहाँ पर आप देख सकते हैं. और उसके बाहरी लेयर को, दिस लेयर इज नोन एज व्हाट, सेल वॉल. ये उसका क्या हो जाएगा, सेल वॉल.
और इसके अंदर और भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो तरह के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसी के साथ साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड भी इसमें प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। और सेल वॉल बाहरी स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया, सेल ऑर्गेनल होता है जहाँ पर एनर्जी बनता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं एनिमल सेल में, प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वैक्यूल यानी खाली स्थान, स्टोरेज वगैरह के लिए फूड के। उसके बाद लार्ज होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा वैक्यूल होता है। और क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस हो पाता है। और न्यूक्लियस यानी सेंटर जो भी प्रेजेंट होता है, और इसके साथ गोल्जी एप्रेटस प्रेजेंट होता है। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे एक एक करके। ओके, अब जाने, अभी आपको पता है कि ये जो सेल वॉल होता है वो एयर को और साथ ही साथ नॉट जस्ट एयर लाइक लिक्विड को, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स को, केमिकल्स को अंदर भी जाने देता है और बाहर भी आने देता है। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये कैसे जाने देता है, देखो दो प्रोसेस होते हैं। पहला होता है, फर्स्ट वन इज ऑस्मोसिस, सेकंड वन इज डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है, समझे इसको। ऑस्मोसिस में जब हाई कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा घनत्व से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, के तरफ, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के तरफ जब वाटर का मूवमेंट हो, इसके द्वारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। सेमी परमिएबल का मतलब क्या, पूरी तरह से जाने ना दे, लेकिन कुछ पार्टिकल्स को फिल्टर करके, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को फिल्टर करके जाने दे, सभी को ना जाने दे। तो जो हम लोग का सेल वॉल होता है प्लांट में, वो क्या होता है, सेमी परमिएबल होता है, यानी अर्ध पारगम्य, पूरी तरह से जाने नहीं देता, लेकिन फिल्टर करके कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जाने देता है, किसके अंदर, सेल के अंदर, और बाहर भी आने देता है, ठीक है। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गया सेल वॉल का। इससे होकर के अगर वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करे, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। और यही अगर एयर मॉलिक्यूल्स क्या करें, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करे, तो एयर मॉलिक्यूल के मूव करने को कहते हैं डिफ्यूजन, और वाटर मॉलिक्यूल के हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करने को कहते हैं ऑस्मोसिस। ये दो प्रोसेस कीप इन माइंड। Now we'll discuss about another cell organelle, that is cytoplasm. Cell organelle नहीं, सेल के अंदर प्रेजेंट फ्लूइड, ये सेमी फ्लूइड होता है, मतलब पूरी तरह से फ्लूइड नहीं होता, सेमी फ्लूइड होता है, सेमी सॉलिड सेमी फ्लूइड, जो कि स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ये रहा आपका क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रहा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दिस इज योर न्यूक्लियस। इन दोनों के बीच में ये जो पूरा स्थान है, इस जगह में जितना भी लिक्विड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसके अंदर बाकी ऑर्गेनल सब प्रेजेंट रहते हैं। इसी के अंदर बाकी सेल ऑर्गेनल तैरते रहते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द सेल। सेल के अंदर सब्सटेंसेस को बनाना और उसको एक जगह से दूसरे भेजने में मदद करता है कौन, यही सेल के अंदर प्रेजेंट सेल साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड सेमी फ्लूइड। इट आल्सो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन डिफरेंट सेल ऑर्गेनल। अलग अलग जो सेल ऑर्गेनल होते हैं, जैसे इसके अंदर ये सेल ऑर्गेनल हो गया, ये सेल ऑर्गेनल हो गया, ये सेल ऑर्गेनल हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब, इन सब के बीच में क्या होता है, मटेरियल्स का, फूड्स का, इन सब चीज़ों का आदान प्रदान होता है। उसके लिए भी ये लिक्विड मीडियम ही जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म जिसको हम लोग बोलते हैं, सेमी फ्लूइड, वो मदद करता है। साइटोप्लाज्म में कई सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, अभी बताया, इसके ऊपर कई सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, एक एक को देखेंगे। जिसमें सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया द एनर्जी ट्रांसफॉर्मर। ये काम क्या करता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने का, परिवर्तित करने का, एनर्जी बनाने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नाउ ये इसका खोज जो है माइटोकॉन्ड्रिया का किसके द्वारा किया गया था, ये अल्टमैन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही पाए जाते हैं, ठीक है, और एनर्जी के रिलीज करने वाले ये कहलाते हैं, यानी यही एनर्जी रिलीज करते हैं ताकि हमारा शरीर चल सके। सेल के अंदर प्रेजेंट सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसका जो वॉल होता है वो डबल मेम्ब्रेन का बना होता है, इसका जो कवर होता है ना वो डबल मेम्ब्रेन का उसके ऊपर होता है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर मुड़ा हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं। और जो प्रोजेक्ट इनर कंपार्टमेंट, जिसको हम लोग, इसका इनर कंपार्टमेंट होता है, अंदर का भाग होता है, उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। ध्यान में रखने वाली बात कि जो हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो अंदर की ओर मुड़ा होता है, और उसके इनर प्रोजेक्टेड जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं, और उसके अंदर का जो कंपार्टमेंट होता है, हिस्सा होता है, उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। किसके अंदर के, माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है। अब ऑक्सीडाइज करता है किस चीज को, पायरुविक एसिड को, बता चुके हैं रेस्पिरेशन को पढ़ते वक्त हम लोग इस चीज को जान चुके हैं जीएलएस में। पायरुविक एसिड दरअसल 6 एटम ऑफ कार्बन को 3 एटम ऑफ
कार्बन में तोड़ने को हम लोग क्या कहते हैं, पायरूवेट में कन्वर्जन। और इस कन्वर्जन में एनर्जी बनता है और उसी एनर्जी के मदद से हम लोग का शरीर जिंदा रह पाता है, हम लोग जिंदा रह पाते हैं, जो कि एनर्जी रिलीज करने का काम करता है। और एटीपी के रूप में ये हमारे शरीर में जमा होकर के रहता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब यही जो है पायरुविक एसिड को ऑक्सीडाइज करने का काम कौन करता है, हम लोग के सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है उसी के अंदर मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, यानी सेल के अंदर रेस्पिरेशन, सेल का श्वसन, ठीक है। नाउ दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के अंदर प्रेजेंट एक सेल ऑर्गेनल है, उसी के अंदर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, उसी के अंदर पायरुवेट में कन्वर्जन, पायरुविक एसिड में कन्वर्जन होता है 6 ग्लूकोज एटम का, और उसी के अंदर क्या होता है, एटीपी के रूप में, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी जमा होकर के रहता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो कि अल्टमैन के द्वारा खोजा गया था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ अ सेल। कीप दिस थिंग इन माइंड। ये माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ स्ट्रक्चर होता है, हियर यू कैन सी, ये रहा आपका क्रिस्टाई, और उसके अंदर ये रहा आपका मैट्रिक्स, यू सी दीज स्मॉल प्रोटीन्स, दीज आर मैट्रिक्स नाउ। और उसके अंदर ये क्या है, डीएनए इसका प्रेजेंट है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसके अंदर भी इसके बाहर भी। और दरअसल क्या करता है, एडेनोसाइन जो एटीपी है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 3 देख रहे हैं, ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट, और उसके साथ एडेनोसाइन एटीपी बनाता है, जो कि हायर एनर्जी बॉन्ड होता है, और यही जमा रहता है ऊर्जा के रूप में, जो कि हम लोग के शरीर में एनर्जी का जब भी नीड होता है तो उसका काम करते हैं। उसके बाद अगला जो सेल ऑर्गेनल है उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिड्स। और ये केवल और केवल प्लांट सेल में, जैसे सेल वॉल प्लांट सेल में होता है, उसी प्रकार से प्लास्टिड्स भी केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता है। और कलर में ये कलरलेस होते हैं, प्लास्टिड्स का अपना कोई कलर नहीं होता, ठीक है, और साथ ही कोई कलर नहीं होता कुछ प्लास्टिड्स का, और कुछ प्लास्टिड्स का क्या होता है, कलर होता है। तो मुख्य रूप से 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट या कलरलेस, जिसका कोई भी रंग। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या काम करता है, फूड को जमा करने का काम करता है, जो प्लास्टिड्स में होता है, और प्लास्टिड्स प्लांट सेल में होते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ल्यूकोप्लास्ट, पहला प्लास्ट, जो कि व्हाइट होता है या कलरलेस होता है। उसके बाद होता है क्रोमोप्लास्ट, ये 3 कलर का होता है, ब्लू, रेड, येलो मुख्य रूप से। इसके अलावा भी कई सारे कलर में ये पाए जाते हैं। और ये फ्लावर्स और प्लांट्स में जो रंग होता है ना, फूलों का रंग या फिर पौधे का रंग, ये रंग प्रोवाइड करने का, अलग अलग ब्लू, रेड, येलो, इस तरह का रंग प्रोवाइड करने का काम क्रोमोप्लास्ट ही करता है। क्रोमोप्लास्ट, कीप दिस थिंग इन माइंड। क्रोम क्या होता है, कलर। नाउ क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोर का मतलब यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में मदद करता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और वही क्या करता है, किचन ऑफ द सेल कहलाता है। उस कारण फोटोसिंथेसिस हो पाता है। क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट सेल, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं उस सब में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उनके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस के लिए कहाँ पर, साइटोप्लाज्म के अंदर, हर एक पौधे के अंदर जो लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है सेल के अंदर, उस सेल के लिक्विड या फ्लूइड, जो सेमी फ्लूइड होता है, साइटोप्लाज्म, जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्ट को कहते हैं, और सेल के अंदर वाले को साइटोप्लाज्म कहते हैं। और उसमें प्रेजेंट जो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, उस क्लोरोप्लास्ट को हम लोग कहते हैं किचन ऑफ सेल, क्योंकि खाना वहीं पर बनता है भाई, वहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ये देखिए, ये क्या है, एक पत्ती है, उस पत्ती के अंदर जो देख रहे हैं आप, ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। और ये क्लोरोप्लास्ट में ये अंदर का मेम्ब्रेन है और ये बाहर का मेम्ब्रेन है, यानी बाहर का कवच, अंदर का कवच। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सिक्कों के जैसे एक के ऊपर एक रखे हुए क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो स्ट्रोमा के अंदर क्या होते हैं, थाइकॉइड प्रेजेंट होते हैं, सिक्कों के जैसे जो आपको दिख रहे हैं, ये थाइकॉइड हो गए। और उसको कवर करने के लिए ये पार्ट जो होता है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा, दिस पार्ट इज कॉल्ड व्हाट, स्ट्रोमा, जो कवर करता है थाइकॉइड को, ओके। अब उसके बाद, और वही स्ट्रोमा जो थाइकॉइड, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा क्लोरोफिल जो दिया जाता है। अब उसके बाद अगला सेल ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, यानी इसमें एक ही मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके बाहर 2 मेम्ब्रेन होता है, 2 लेयर होता है, जिससे वो बंधा हुआ रहता है। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का केवल एक मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन का सेम स्ट्रक्चर होता है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, ठीक है। जिस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो प्लांट सेल का लेयर होता है, सेकेंड लेयर, ऊपर तो सेल वाला होता है प्लांट सेल में, उसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसी तरह से लिपिड और प्रोटीन से ही बना होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, किसके सेल के अंदर प्रेजेंट सेल ऑर्गेनल, उसका बाहरी कवच।
ये क्या करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सिंथेसिस में यानी एब्जॉर्ब करने में, किस चीज़ को सिंथेसाइज करने में, कन्वर्ट करने में और ट्रांसपोर्ट करने में अलग अलग प्रोटीन्स और फैट्स जो होते हैं सेल के अंदर, उसको अलग अलग जगहों पर सिंथेसाइज करने में और एक जगह से दूसरे जगह भेजने में, किसके अंदर, सेल के अंदर क्या काम आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है RER, ये क्या करता है, राइबोसोम्स इससे अटैच होते हैं, ठीक है। जब राइबोसोम अटैच हो जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो वो क्या हो जाता है, रफ हो जाता है, और जब राइबोसोम उसके साथ प्रेजेंट ना हो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये दो प्रकार के होते हैं इस प्रकार से। हियर यू सी राइबोसोम्स, यहाँ राइबोसोम का स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, इसके अंदर न्यूक्लियर कवर है और इसके अंदर न्यूक्लियस है, और आपको ये दिख रहे हैं राइबोसोम्स दिख रहे हैं हर जगह, ठीक। इसमें रफ कौन है, स्मूथ कौन है, ये जो सरफेस आपको दिख रहा है जिस पर डॉट डॉट नहीं है, जिस पर क्या प्रेजेंट नहीं है, जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, ये राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है, तो ये इसलिए कहलाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पर देख रहे हैं डॉट डॉट आपको इस पार्ट में लग रहा है किसके ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो इसलिए ये कहलाते हैं क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। नाउ उसके बाद अगला जो सेल ऑर्गेनल है वो है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी एक ही मेम्ब्रेन होता है। इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो भी लिपिड और प्रोटीन से ही बना होता है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है और जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होता है, गोल्जी बॉडी भी वैसे ही बना होता है। ये क्या करता है, सिक्रीशन करता है और स्टोरेज करता है एंजाइम्स का, हार्मोन्स का। सेल के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं पाचन के लिए और वृद्धि के लिए, वो सब क्या करता है, जमा करके रखता है गोल्जी बॉडी, और वो सब क्या करता है, सिक्रीट करता है, बाहर निकलता है कौन, गोल्जी बॉडी। ये हमारे न्यूक्लियस जो होता है हम लोग का, उसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं। हियर इज द न्यूक्लियस और उसके पास प्रेजेंट रहा हम लोग का गोल्जी बॉडी, ओके। उसके बाद अगला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो प्रेजेंट होता है राइबोसोम, उसके बारे में। राइबोसोम का अपना कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, इसका कोई लेयर नहीं होता। राइबोसोम इन्वॉल्व होते हैं सिंथेसिस किस चीज में, प्रोटीन के सिंथेसिस में। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, अब्सॉर्ब करना। ये या तो साइटोप्लाज्म में लिक्विड जो होता है सेल मेम्ब्रेन और किसके बीच, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो सेमी फ्लूइड होता है उसमें या तो प्रेजेंट होता है कौन, राइबोसोम, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपका होता है और उसको बना देता है क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट होता है राइबोसोम, क्योंकि वहां पर भी प्रोटीन के सिंथेसिस का क्या होता है, जरूरत होता है, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो है सेल ऑर्गेनल, उसको बोलते हैं हम लोग लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, ऑलमोस्ट सारे एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम, और कुछ नॉन ग्रीन प्लांट सेल जो होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ग्रीन प्लांट सेल्स में बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। लाइसोसोम क्या होते हैं, सुइसाइडल बैग्स भी इनको कहा जाता है। क्यों, आत्महत्या की थैली, क्योंकि इसके अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि अपने ही सेल को खत्म कर सकते हैं, ठीक है, और डैमेज कर सकते हैं और अपने ही सेल को मार सकते हैं। ये लाइसोसोम के अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं इसलिए क्योंकि न्यूट्रिशन जो होता है दूसरे सेल का, फूड को डाइजेस्ट करने के साथ साथ न्यूट्रिशन ऑफ अदर सेल में मदद करता है। और जर्म्स जो होते हैं, डाइजेस्टिंग जर्म्स जो होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स में हम लोग को पहुंच करके हम लोग के खून को अशुद्ध करते हैं, उससे लड़ने के लिए, और भोजन में जो पॉइजनस चीजें होती है उससे लड़ने के लिए लाइसोसोम का होना हम लोग के शरीर में बहुत जरूरी है। ये क्या करता है, इतना ज्यादा विषैला पदार्थ रिलीज करता है कि खत्म कर देता है, क्लीन कर देता है किस चीज को, व्हाइट ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट जो डाइजेस्टिंग जर्म्स है, कीटाणु है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये अगर फट जाए, ये अगर क्या हो जाए, लीक हो जाए, तो इसके कारण क्या होगा, जिस सेल में प्रेजेंट होता है उस सेल खत्म कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, इसलिए इसको सुइसाइडल बैग भी कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। फिर सी फूड को डाइजेस्ट करने का काम फूड वैक्यूल और लाइसोसोम के प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का। और डाइजेस्टिंग ऑर्गेनल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो कभी कभी ये क्या करता है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल्स वगैरह को ही डाइजेस्ट कर देता है। और जब ये एक्सट्रीम हो जाता है तो क्या कर देता है, सेल्स को ही खत्म करने लगता है, ठीक है, जिसके कारण क्या हो सकता है, आदमी की मृत्यु भी हो सकती है एक्सेसिव